में नहीं दिखा मोदी का असर। बीजेपी को यूपी में 11 में से सिर्फ 3 तो राजस्थान में 4 में से 1 सीट। उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस खुश, कहा आगे होगा बीजेपी का और बुरा हाल। इनेलो बोली निकल गई बीजेपी की हवा। 21 तारीख को जारी हो सकती है भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची। पार्टी चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। दिल्ली में हो रही है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर हो रही है चर्चा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश सारण ने महागठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम। बोले बसपा 90 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। बसपा के साफ इनकार के बावजूद कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा लगे हैं महागठबंधन की कोशिशों में। दोनों ने कहा बातचीत अभी भी जारी। इनेलो का दावा ओम प्रकाश चौटाला ही लड़ेंगे उचाना से चुनाव। दिग्विजय चौटाला बोले जींद रैली में भी ओपी चौटाला करेंगे शिरकत। कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी का मामला। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब किया दाखिल। कोर्ट ने मांगा विस्तृत जवाब। और एशियाड के लिए आज रवाना होगी भारतीय महिला हैंडबॉल टीम। हैंडबॉल कोच सुमन मलिक को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा विशेष के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जादू छू मंत्र हो गया है? क्या बीजेपी की हवाई हो चुकी है? क्या मोदी की लहर मंद पड़ चुकी है? 10 राज्यों के उपचुनाव के आज आए नतीजों के बाद ये तमाम सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। आज हम हरियाणा विशेष में हमारे विशेष मेहमानों के साथ इन्हीं तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ, उपचुनाव के नतीजे आए, पहले भी आए थे, अब फिर आए हैं उपचुनाव के नतीजे। और साफ तौर पर इसे झटका कहा जा सकता है बीजेपी के लिए, जो लगातार दावा कर रही थी कि नरेंद्र मोदी की हवा है पूरे देश में, बीजेपी की हवा है पूरे देश में। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर उपचुनाव के नतीजे जो आए हैं, कांग्रेस और इनेलो ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दोनों दलों का कहना है कि उपचुनाव के नतीजों से ये साफ है कि बीजेपी की फिलहाल कोई हवा है नहीं। 10 राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं। माना जा रहा है कि इसका असर हरियाणा की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। ये रिजल्ट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी के लिए भी, और हम समझते हैं देश के लिए भी, अन्य जो पार्टियां जीती हैं उनके लिए भी एक अच्छा संकेत है। मोदी की लहर बेअसर होती देख कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पूरे देश के अंदर ये मंथन हो रहा है कि जिस बहुमत के घमंड में भारतीय जनता पार्टी, क्या वो सही था देश के लिए? इस बात को लेके मैं समझता हूँ पूरे देश में मंथन हो रहा है। और ये तो एक ट्रेलर है, इसकी पूरी पिक्चर मैं समझता हूँ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। उपचुनाव में बीजेपी की कम सीटें आने पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी की लहर की हवा निकल गई है। इससे पहले अलग अलग राज्यों की 18 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी गठबंधन को महज 8 सीटें ही मिली थी। खासकर बिहार में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिल पाए थे। ये लोकसभा चुनाव के बाद मोदी लहर मान बीजेपी के लिए दूसरा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। चलिए अब आपको नतीजे दिखा देते हैं। आज उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं और क्यों कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए एक झटका है। एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए झटका साबित हुए। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों की।
उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से सपा ने 8 तो बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती। गुजरात में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन कांग्रेस से उसे यहां पर कड़ी टक्कर मिली। भाजपा ने 7 तो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। राजस्थान में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। यहां पर 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 3 कांग्रेस तो बीजेपी ने 1 जीती। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का खाता खुला। यहां पर टीएमसी ने 1 तो बीजेपी ने भी 1 सीट जीती। असम की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी सीट जीत पाई। AIUDF ने तीनों की तीनों सीटें जीती। सिक्किम में 1 सीट पर ही उपचुनाव हुआ, जो अन्य के खाते में गई। आंध्र प्रदेश में भी 1 सीट पर उपचुनाव हुआ, जो टीडीपी के खाते में गई। त्रिपुरा की बात की जाए तो यहां पर CPM ने 1 सीट जीती। बात लोकसभा उपचुनाव के नतीजों की जाए तो वडोदरा सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की सीट सपा के खाते में गई। तीसरी लोकसभा की सीट मेंढक पर TRS का कब्जा रहा। आपको बता दें कि विधानसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 11, गुजरात की 9, राजस्थान की 4, पश्चिम बंगाल की 2, आंध्र प्रदेश की 1 और पूर्वोत्तर राज्यों की 5 सीटों के लिए उपचुनाव करवाए गए थे। इनमें से 24 सीटें पहले भाजपा के पास थी। जी हाँ, तो नतीजे हमने आपको दिखाए हैं, अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई, इस पर चर्चा करेंगे। बेहद ही खास पैनल इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। धीमान साहब, स्वागत है आपका चर्चा में। वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के नेता हैं, चौहान साहब आपका भी स्वागत है। प्रवीण अत्री इनेलो के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है अत्री साहब। और हमारे साथ संत कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता रोहतक से जुड़े हैं। संत कुमार जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, चर्चा को थोड़ा और विस्तार देने के लिए सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। जी, क्या इन नतीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की हवा निकल गई है, नरेंद्र मोदी लहर जिसे लोकसभा चुनाव में देखा गया था वो अब नहीं है? देखिए, इसको हम हरियाणा के संदर्भ में अपनी चर्चा को जोड़ के रखेंगे। जी। क्योंकि अभी हरियाणा में क्योंकि कोई उपचुनाव नहीं था, लेकिन जो मोदी की लहर थी लोकसभा के चुनाव में, जिसमें हरियाणा में भी 7 सांसद बीजेपी के बने हैं और अन्य पार्टियों का, जिसमें लोकदल को 2 और कांग्रेस को 1 आई है, उनका भी सफाया हुआ न सीटों पर। तो उससे ये साफ था कि देश में नरेंद्र मोदी की जो एक तूफान चला था, लहर से भी ज़्यादा जो था वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में था। इवन के जो 4 दल बदलू आए थे, जिनको टिकट दिया था, वो भी इस मोदी की लहर में सवार होकर संसद में पहुंच गए। वो लहर पूरे देश में थी और जिन उत्तरी राज्यों में, जिनमें हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो इन राज्यों में आज उपचुनाव हुए हैं, इनमें भी नरेंद्र मोदी की लहर थी। और वो जो लहर थी, जिसका विश्वास पे, जिसको आत्मविश्वास से भरपूर और लवरेज जिसको कह सकते हैं, बीजेपी ने हजका के साथ गठबंधन तोड़ा तो नहीं, लेकिन तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और हजका ने खुद गठबंधन तोड़ दिया ताकि अपने दम पे चुनाव में मैदान में कूद सके। आज जो पहले विधानसभा के उपचुनाव हुए, जो पहले और आज हुए, इन दोनों चुनावों को अगर उपचुनाव को जोड़ के देख लिया जाए तो आज वो कांग्रेस में और लोग इंडियन नेशनल लोकदल में या दूसरी अन्य जो पार्टियां हरियाणा में हैं वो खुश हो सकती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पक्ष की जो बीजेपी को जो फायदा होना चाहिए तो उतना फायदा नहीं मिला है। और हरियाणा में भी, क्योंकि विधानसभा, वैसे तो विधानसभा के चुनाव में हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं वो बताएंगे क्या कारण इसके रहे, या वो देखते हैं या इसको ऐसा देखते नहीं देखते। लेकिन मेरा ये मानना है कि विधानसभा जब चुनाव होते हैं या उपचुनाव होते हैं, वहाँ पर स्थानीय मुद्दे ज़्यादा काम करते हैं। स्थानीय राजनीति, स्थानीय वहाँ के उम्मीदवार, उनको देख के वोट डलती है। और उसी संदर्भ में हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें भी ये बात जरूर देखी जाएगी कि कौन आमने सामने किन पार्टियों के उम्मीदवार हैं। वो हवा का जो फायदा नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलना चाहिए था, मुझे शायद वो लग रहा उतना असर नहीं रहेगा, उसका सरकार पर नहीं रहेगा। और क्योंकि बीजेपी हरियाणा में जो प्रधानमंत्री हैं उनको ही आगे करके लड़ना चाहती है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है हरियाणा के संदर्भ में कि क्या अब नरेंद्र मोदी की 10 अप्रैल 2014 को जो लहर थी, अब हमारे जो 15 अक्टूबर 2014 को जो विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या वो उतनी लहर बन पाएगी? इन उपचुनाव को परिणाम को देखते हुए शायद लग नहीं रहा है। बाकी ये अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं वो इसको किस संदर्भ में देखेंगे, वो हमारे जी और बीजेपी किस तरीके से देख रही है, ये निश्चित तौर पर जानना बहुत जरूरी है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, किस तरीके से देखते हैं इन नतीजों को? किस तरीके का असर हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा और यहां से क्या संदेश आएगा हरियाणा के लिए, हरियाणा के चुनाव के लिए जो दूसरे राज्यों में हुआ है?
देखिए महेंद्र जी, जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर अगर नुकसान हुआ है उपचुनाव में, तो वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेतृत्व है, निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करेगा और जनता ने जो संकेत वहां के संदर्भों में दिया है, उस संदेश को बहुत ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी उसका विश्लेषण करके वहां पर जहां कहीं जिस तरह की करेक्शन की आवश्यकता है वो भाजपा करेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आत्मनिरीक्षण से पीछे नहीं हटती है। दूसरा, मुझे जो ये शब्द प्रयोग हमारे विरोधी कर रहे हैं, विरोधियों से इससे अच्छे कि हम उम्मीद भी नहीं करते कि, और उसको कहीं ना कहीं मीडिया ने भी उस शब्द को पकड़ लिया कि मोदी की हवा निकली या मोदी मैजिक नहीं चला। मेरा ये कहना है कि आम चुनाव की जहां तक बात है और उपचुनाव की जो बात है, दोनों को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उपचुनाव के संदर्भ अलग होते हैं, उपचुनाव के इश्यूज अलग हो जाते हैं, और उपचुनाव वहां की जो राज्य सरकार है, सुनिएगा महेंद्र जी, मुझे ये बात पूरी करने दें कि वहां की जो राज्य सरकार है वो कैसा कर रही है, वहां के समीकरणों पर उपचुनाव एक टिप्पणी होती है जनता की। हाँ जी। आम चुनाव, चाहे वो देश का आम चुनाव था, देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने और नरेंद्र मोदी जी को लाने के लिए एक मैंडेट दिया, जोरदार मैंडेट दिया। हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा से जोड़ते जब हम इसको, तो हरियाणा में आम चुनाव होने वाला है। हरियाणा अगले 5 साल किन लोगों के हाथों में रहे, इसका मन हरियाणा की जनता बना चुकी है। इसका लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इनेलो टेस्टेड ट्राइड है, वो भय और भ्रष्टाचार की प्रतीक के रूप में जानी जाती है। वहां पर उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं। कांग्रेस की स्थिति में कहां बदलाव आने वाला है? आए हैं उन्हें जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जोड़ के देखना चाहिए। जब जिस नेता के नाम पे, जिस संगठन के नाम पे आप लोग चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, अगर अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर आप नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देते। हरियाणा में भी जब आपसे सीएम पद का उम्मीदवार पूछा जाता है तो आपके बड़े नेता ये कहते हैं कि नहीं, हमें जरूरत नहीं, हमारे पास मोदी का नाम है। मैं महेंद्र जी दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। हम जा रहे हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आएंगे, और जब वो 10 स्थानों पर, जो हमारी अब तक की योजना है, जब वो हरियाणा की जनता से सीधे सीधे रूबरू होंगे तो आप परिणाम देखिएगा। परिणाम का मन तो हरियाणा की जनता बना चुकी है। दोनों चीजों को, उपचुनाव को और आम चुनाव को बहुत अंतर होता है। उपचुनाव में और आम चुनाव में अंतर होता है। छोटा सा सवाल यहाँ पर जोड़ा था, ये जो भी हुआ है बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर इसे बार बार कहा जा रहा है कि झटका है, और आप भी मान रहे हैं कि नतीजे आपकी उम्मीद के अनुकूल नहीं रहे। इससे संदेश क्या आएगा हरियाणा? संदेश देखिए, मैंने स्पष्ट किया, हरियाणा के लिए इसमें कोई लंबा चौड़ा संदेश हम नहीं देखते। निसंदेह एक बात तय है कि जहां जहां ये चुनाव हुए वहां पर इसका विश्लेषण होगा। जहां हमारे कामकाज में खामी रही होगी हम उसको दुरुस्त करेंगे। हरियाणा के संदर्भ में अधिक से अधिक एक संदेश ये हो सकता है कि हरियाणा में जो हमने तैयारी की है हरियाणा की विधानसभा को फतेह करने की, हम और अधिक मजबूती के साथ और अधिक परिश्रम के साथ काम करेंगे, और हरियाणा की जनता ने जो हमारे प्रति मन बनाया हुआ है सत्ता में लाने का, हम हरियाणा की जनता के पास और अधिक ऊर्जा और आग्रह के साथ जाएंगे कि स्पष्ट बहुमत लेकर के हरियाणा में सरकार लाई। और लग रहा है यही तो संदेश है। तो मैंने स्वीकार किया कि हम जहां आज खड़े हैं, विश्लेषण करना हर लड़ाई में एक नियम होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं हर कदम पर आत्मनिरीक्षण होता है। हरियाणा में भी हमको आत्मनिरीक्षण करने में तो कौन सी आपत्ति है? सहज स्वाभाविक रूप से आत्मनिरीक्षण। अच्छा महेंद्र जी, ये परिणाम यूं न भी आते जी, और ये परिणाम सीधे तौर पर एक तरफा हमारे पक्ष में आ जाते, तो भी क्या आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का संदेश वो हरियाणा का नतीजा निर्धारित करता? हरियाणा का नतीजा हरियाणा की जनता तय करेगी। हरियाणा का नतीजा हरियाणा में कांग्रेस का कुशासन, हरियाणा में किस तरह हमारे पुराने मित्रों ने कैसे परफॉर्मेंस दी है, उसके आधार पर तय करेंगे। प्रतिक्रिया ले लेते हैं चर्चा को आगे। जी अत्री साहब। देखिए महेंद्र जी, ये तो निश्चित है कि जो वो लहर की बात कर रहे थे, जो हवा की बात कर रहे थे, वो गुब्बारा फूट गया है, और वो जो ये अभी उपचुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट से सामने नजर भी आ रहा है। लेकिन अभी चौहान साहब ने एक टिप्पणी की थी इनेलो के बारे में। चौहान साहब का या तो इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। बीजेपी के हरियाणा में जो वजूद, अगर आप उसकी बात करें, बीजेपी कभी भी 3, 4, 5 से ज्यादा अपने विधायक हरियाणा में नहीं जितवा सकती। आप इतिहास आप नहीं जानते, इतिहास आप नहीं जानते, लेकिन आप गलत तथ्य तो नहीं बोलेंगे। आप कैसे कह सकते हैं आपको? नहीं, व्हाई कांट आई इंटरप्ट यू? यू कैन नॉट मिसरिप्रेजेंट। आप गलत तथ्य कैसे दे सकते हैं? हम 18 भी आए हैं और आप नोट भी सुनते हैं, आप गलत कैसे बोलेंगे? आप यू कैन नॉट मिसरिप्रेजेंट। आगे बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए। 1987 के अंदर
इंडियन नेशनल लोकदल जननायक ताऊ देवीलाल के साथ लग के इनको 18 टिकट मिले थे, जिसमें से इनके 17 विधायक आज तक का इतिहास है हरियाणा में जो मैक्सिमम जीत के आए थे जी। और दूसरी बात, राजस्थान के अंदर जहां इनकी पार्टी सरकार में है, बहुमत से आई थी, वहां पे जबरदस्त बहुमत से, जबरदस्त बहुमत से चुनाव होता है, जिसमें से एक सीट मिलती है भारतीय जनता पार्टी को। जिस स्टेट के अंदर इनकी अपनी सरकार है, इनका अपना कैडर है, वहां पे अगर इनकी हवा इस तरह से निकली है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के अंदर तो इनका वजूद ही नहीं है, हरियाणा में इनका कैडर नहीं है, 90 सीटों पे लड़वाने के लिए इनके अपने आदमी नहीं थे। तो जिस स्टेट के अंदर इनकी ये पोजीशन है, जहां पे इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, वहां पे जब चुनाव होगा तो क्या हालात होने वाले हैं बीजेपी के, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी एक और चीज में इसमें बात जी, चौहान साहब लौट रहे हैं, जब आप बोल रहे थे मैं चुप, चौहान साहब लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, एक चीज क्या होती है, लोकतंत्र है, दावे होते हैं, हौसला भी दिखाया जाता है। ठीक है, चौहान साहब जो बात यहां पे कर रहे हैं, जो अपना हौसला दिखा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर की सच्चाई को इनकार नहीं कर सकते। आप हवा में बात कर रहे थे, आपकी हवा मतदाता ने निकाल दी। इन उपचुनाव में मतदाता ने साफ साफ यह बता दिया कि आपकी कारगुजारियां इस लेवल की नहीं है कि आपको मैंडेट दिया जाए, और वो जो चीज है उसका असर निश्चित रूप से हरियाणा में आएगा। देखिए, मैं पहले दिन से एक बात बोला करता था कि मैं बीजेपी को हरियाणा में कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर पहले दिन से नहीं मान रहा था, क्योंकि बीजेपी का हरियाणा के अंदर अगर हम जमीनी स्तर पे बात करते हैं तो बीजेपी का कोई आधार नहीं है। देखिए, आप कुछ विधानसभा छोटी सी टिप्पणी कीजिएगा, फिर संत कुमार के पास में इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी लगातार जो है तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर हरियाणा में आधार नहीं था तो 7 सांसद यूं ही जीत कर आ गए। देखिए चौहान साहब, मुझे पूरा करने दीजिए, बाद के चुनाव को देखिए, करने दीजिए, वो जो हो गया उसको भूल जाओ। अभी तो अब देखो आपके साथ क्या हुआ। आप बात करते हैं उत्तराखंड में आपने उपचुनाव सारा हारा, राजस्थान के अंदर आप 4 में से 3 हार जाते हो जहां पे आपकी सरकार है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आप 73 एमपी जितवा के लाते हो, वहां पे 11 में से आप 8 हार जाते हो। अत्री जी, मुझे देखिए, मेरी बात उन्होंने पूरी नहीं हुई। दोनों के पास सिर्फ अत्री जी को एक चीज वक्त है हमारे पास। चौहान साहब लौटेंगे आपके पास। संत कुमार जी दूर बैठे हुए हैं, इस बात का खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए। संत कुमार जी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया इसलिए भी अहम हो जाती है, कांग्रेस फाइट कर रही थी बीजेपी के साथ इन उपचुनाव में भी। देखिए महेंद्र जी, केवल मैं नहीं, सभी लोग, सभी पत्रकार, सभी राजनीतिक विश्लेषक इस बात को शुरू से कहते आए कि पार्लियामेंट का चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, हाँ जी, और प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। पार्लियामेंट के चुनाव में जिस प्रकार से मोदी का प्रचार किया गया और एक व्यक्ति का प्रचार इस प्रकार से किया गया कि देश की जनता को यह लगा कि रातों रात महंगाई खत्म हो जाएगी, रातों रात स्विट्जरलैंड के बैंक से काला धन वापस आ जाएगा, रातों रात हम इस दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। लेकिन रिजल्ट आने के 100 दिन बाद जब जनता ने यह महसूस किया कि महंगाई भी बढ़ी है, और इस देश में महंगाई यहां तक बढ़ी कि जो सबसे सस्ता वाहन गरीब जनता का रेलवे था, उसका किराया भी 14% तक बढ़ा, प्याज से लेकर के तेल तक तमाम चीजें बढ़ी, उसका रिजल्ट जनता के ने दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी कि जिस प्रकार से बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 3 उपचुनाव हुए हैं, पहले बिहार का, मध्य प्रदेश का हुआ, उससे पहले झारखंड का हुआ, और अब राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, आसाम की सीट थी, त्रिपुरा की सीट थी, गुजरात की सीट थी। इसमें जिस तरीके से बीजेपी ने मुंह की खाई है कि 11 में से 8 सीट बीजेपी हारी है, तो इससे साफ लगता है कि देश के लोगों के मूड का पता चलता है। हम तो एक बात, एक गलती महसूस करते हैं आज कांग्रेस, हरियाणा के कांग्रेस के लोग, कि यदि हम चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होते तो 7 सीट पार्लियामेंट की कांग्रेस की आती और बीजेपी नाम का सुपड़ा साफ हो जाता। जिस प्रकार से उड़ीसा में हुआ वही हालात यहाँ होते। और आज देखना चुनाव के बाद
आज मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। महेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह है, ठीक है संत कुमार, इनके तो मुख्यमंत्री लौट रहे हैं संत कुमार जी आपके पास, बता टिप्पणी ले लेते हैं, टिप्पणी ले लेते हैं। चौहान साहब काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। मैं संत कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि संत कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हुआ है, हम उसकी समीक्षा कर लेंगे, लेकिन संत कुमार जी हरियाणा के लोगों को ही बता दें या देश के लोगों को बता दें कि कांग्रेस किस बात के लिए इतरा रही है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या हासिल कर पाई। आप भीतर झांक करके देखिए, और आप जिस भ्रम में हैं कि आप मुझे बोलने दीजिए, आपको हरियाणा की जनता ने कहां समेटा लोकसभा में, आपको ध्यान रहना चाहिए। आप करवा के, अगर आप में हिम्मत थी तो करवाना चाहिए था लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव। दूसरी बात सुनिएगा, सुनिए जरा, सुनने का भी साहस रखिए। मैं प्रवीण जी को कहना चाहता हूं, ये वही प्रवीण जी उसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो पार्टी लोकसभा के चुनाव के दौरान और लोकसभा के चुनाव की सारी प्रक्रिया के दौरान ये कहती थी हरियाणा में कोई मोदी की हवा नहीं है। आज ये कह रहे हैं हवा निकल गई, हरियाणा में मोदी की हवा नहीं है, हरियाणा में भाजपा का वजूद नहीं है। ये कहते कहते झूठ बोलते बोलते इन्होंने लोकसभा लड़ लिया और हरियाणा की जनता ने इनको इनकी राजनीतिक जमीन दिखा दी। मैं ये कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोग कांग्रेस को भी उत्तर देंगे और इंडियन नेशनल लोकदल को भी देंगे, जिनको परख चुके हैं हरियाणा के लोग। विधानसभा में उनको परखने के लिए तैयार नहीं है, आप अपना सामान बांधने के लिए तैयार रहिए। उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे सर, वो क्या होने वाला है। जी अत्री साहब, छोटे से सुनिए महेंद्र जी, जो है बड़ा संत कुमार जी आप तो जोर से बोलते रहिए। संत कुमार जी आपके पास देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का तो हालात ये है कि हरियाणवी में कहावत है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। ये दाने जो बनाए हमने, इतनी जोर अभी हमने दाने बनाए हैं। सुनिए अभी सुनिए चौहान साहब, जैसे चौहान साहब ने लोकसभा के इलेक्शन की बात की और हम पहले दिन से एक बात कर रहे थे कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के कुशासन से बहुत बुरी तरह से परेशान थी। लोगों को एक अल्टरनेट चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अल्टरनेट मोदी जी उनके सामने एक अल्टरनेट थे, क्योंकि रुकिए चौहान साहब, लेट मी स्पीक, डोंट इंटरप्ट। उस वक्त लोगों के सामने दो ऑप्शंस थे, एक राहुल गांधी जी थे, दूसरे मोदी जी थे। लोगों को मोदी जी बेटर ऑप्शन लगे, लोगों ने खुल के मोदी जी को वोट दिया। ये पार्लियामेंट इलेक्शन में हुआ। लेकिन जो बात हम बार बार कहते हैं, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो मुद्दे अलग होते हैं, मसले अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। लोग वोट डालते हैं मुख्यमंत्री के लिए, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उनके हित की बात करेगा। अभी भी जो उपचुनाव हुए हैं, इस चीज को पता नहीं क्यों चौहान साहब समझ नहीं पा रहे हैं कि विधानसभा के उपचुनाव हुए और विधानसभा में लोगों ने, उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी को लोगों ने 8 सीट दी है 11 में से। मतलब लोगों को यह समझ में आया कि समाजवादी पार्टी उनको बेहतर मुख्यमंत्री दे सकती है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो वहां पे 4 में से 1 सीट बीजेपी को मिलती है, 3 कांग्रेस को मिलती है। तो वहां के मतदाता ने सोचा होगा कि बीजेपी से बेटर अल्टरनेट हो सकता है, कांग्रेस उनको दे। अब जब बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हरियाणा की प्रमुख विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, कल भी मैं आपके यहाँ डिबेट में बोल रहा था, जिसने हमेशा हरियाणा की जनता के हितों की लड़ाई लड़ी है, पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, तो मतदाता निश्चित ही इंडियन नेशनल लोकदल के हक में मतदान करेगा। यही बात मैं बार बार चौहान साहब को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो शायद उनको समझ में आ भी गई होगी, क्योंकि मतदाता को एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो उनके हित की बात करे, जो उनके हित की लड़ाई लड़ सके। हरियाणा की जनता। चौहान साहब लौट रहे। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, बार बार जब जिक्र होता है बीजेपी, देखिए इसमें महेंद्र जी, संत कुमार जी लौट रहे हैं आपके पास। बार बार ये जिक्र होता है कि जो चुनाव होगा राज्य का, वो मुख्यमंत्री चुनने के लिए होगा, प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट क्यों पड़ेंगे? क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनना है? दूसरा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या बीजेपी ये मानने को तैयार है कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव से वक्त बीतता जा रहा है, नरेंद्र मोदी का जो एक छठा थी, नरेंद्र मोदी का जिसे एक जादू कहा जा रहा था, वो कम होता जा रहा है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये इस बात का नतीजा है कि जो 100 दिन का कार्यकाल है उसमें कोई इस तरीके का काम जनता को देखने को नहीं मिला जिससे लगे कि हाँ, इससे भी और ज्यादा बेहतर हो सकता है। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उस वक्त देश को में कौन चलाएगा, किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, देश का स्वाभिमान कौन सी पार्टी बचा सकती है, और देश में उस वक्त कौन सी पार्टी का शासन है, क्या उस शासन से लोग खुश हैं? अगर खुश हैं तो उस पार्टी की सरकार को दोबारा सत्ता में लेके आते हैं, अगर खुश नहीं हैं तो उस पार्टी को बदल देते हैं, उस पार्टी के द्वारा जो उसके मुख्य रूप से विकल्प के तौर पर उभरती है। और देश में इस बार का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें मुख्य पार्टी जो कांग्रेस क्योंकि 10 साल से थी,
उसका विकल्प बीजेपी थी और बीजेपी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पहले से घोषित थे। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में घूमकर चुनाव प्रचार किया, चुनाव से घोषणा से पहले भी और चुनाव घोषणा के बाद भी, उन्होंने देश के मतदाताओं को ये बताने में, अपनी बात कहने में कामयाबी हासिल की, कामयाब रहे कि हम जो विदेशी लोग हैं हमारे देश पे हमला कर रहे थे, हमारे देश की प्रभुसत्ता को जो थोड़ा बहुत आंच जिसके कांग्रेस के शासन में आई थी कि ये उनके बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सरकार होगी तो हम इसको आत्मसम्मान को बहाल करेंगे। विदेशी निवेश जो पैसा था, बाबा रामदेव जो उसके बोलते थे, जो काला धन है उसको लेकर आने की बात बीजेपी ने की थी। मतलब कुल मिलाकर एक विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ये साफ लोगों को बता दिया था, लोगों को लगा था हाँ नरेंद्र मोदी हमें प्रधानमंत्री चाहिए। और क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी को रिप्रेजेंट करते थे इसलिए प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। अब 100 दिन का जो कार्यकाल रहा उसमें निसंदेह जो महंगाई की जो बात है, सब लोगों के दिमाग में कुछ बातें तो ऐसी थी जिनको लग रहा था कि हाँ कांग्रेस की वजह से ये सब हुआ है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुरानी सरकार थी उस वक्त ये महंगाई नहीं थी उतनी, घरों पे सिलेंडर रेडियो पे जाके मिल जाते थे कि वो बीजेपी की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वैसा एक माहौल आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें लोगों ने सोची कि हाँ ये उसी प्रकार की बीजेपी की सरकार होगी और उसमें बीजेपी की सरकार बनाई। लेकिन 100 दिन में वो बात, बहुत सारी बातें नहीं हुई। हालांकि एक पत्रकार के नाते भी और एक जो दूसरे विश्लेषक के तौर पर देखा जाए तो किसी भी केंद्र की सरकार को जिसको 60 महीने का कार्यकाल मिलता है, 100 दिन हमारे लिए कैलकुलेशन करना, थोड़ा आकलन करना ठीक नहीं रहता। पर क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में ये आकलन होता है और 100 दिन का मिनिमम जो एजेंडे की बात करते हैं कि 100 दिन का हम एक हर किसी काम को करने का प्लानिंग होती है। ऐसा भी नहीं है कोई योजना 5 साल के बाद भी लागू, कुछ योजनाएं 5 महीने में लागू होती है, कुछ 1 महीने में लागू होती है, कुछ 1 साल की, कुछ 2 साल के बाद। तो इस उपचुनाव में नेचुरली अगर ये उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करती मुख्य तौर पे, तो ये बात आज स्वाभाविक तौर पर हम फिर ही डिस्कस करते कि नरेंद्र मोदी का जलवा, नरेंद्र मोदी की लहर बरकरार है। और ये बात खुद बीजेपी के नेता बोलते हैं, ये हम भी कहते हैं। पर क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी को हमारे देश के जो हमारे राज्य के साथ, हरियाणा राज्य के साथ एक राजस्थान लगता है, बड़ा राज्य वो भी, और एक उत्तर प्रदेश राज्य लगता है। हम इनको आइसोलेट करके हम हरियाणा के संदर्भ में बात नहीं कर सकते हैं कि यूपी में और राजस्थान में क्या हुआ उसका हरियाणा में कोई असर नहीं पड़ेगा, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नेचुरली यूपी में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है सीट का, वो उसकी संभावना नहीं थी। लग रहा था कि आज भी अमित शाह जैसे जो वहाँ पर जिन्होंने चुनाव प्रबंधन संभाला था, जो कि अब हरियाणा संभाल रहे हैं, उनका पूरे देश का संभाल रहे हैं और देश के साथ साथ अब हरियाणा उनका पहला और महाराष्ट्र जो है पड़ाव है। तो उस संदर्भ में बीजेपी को उतनी हवा हम नहीं कह सकते। और क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा में चुना जाना है, कौन चुना जाना है, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी किसी भी मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करेगी। पर कांग्रेस ने कर दिया है, हजका ने कर दिया है, बसपा ने कर दिया और एनएलडी ने कर दिया है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। जी चौहान साहब बिल्कुल लौट रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर आपके पास ही आएंगे।